हेलो दोस्तों, मैं मनीष बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने 3 टेस्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये अपना चौथा टेस्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स की सीरीज को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अपना टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, यहाँ पर गलत कथन बताना है, यानी कि इसमें 3 सत्य दिए गए हैं और एक गलत है। क्रियात्मक अनुसंधान, बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। दोस्तों, ये कथन आपके क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसमें क्या होता है, सामान्यीकरण नहीं किया जाता। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान एक तरह से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें शिक्षक शामिल होता है, इसमें छात्र शामिल नहीं होते। छात्र शामिल नहीं होते, कौन शामिल होता है इसमें, शिक्षक, यानी कि शिक्षक के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। और ये जो शिक्षक होता है ये आपके शोधकर्ता के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, शोधकर्ता के रूप में होता है। मतलब कि इसमें बालकों को शामिल न करके, छात्रों को शामिल न करके उनकी समस्याओं को शामिल किया जाता है। उनकी समस्याएं जो होती है उन समस्याओं को शामिल करते हुए उनका हल किया जाता है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन अपने, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन होने चाहिए। यहाँ पर आपको ए बी सी डी दिए गए हैं और साथ में इनमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से आपके ऑप्शन सही होंगे। तो पहले तो आपको इन ऑप्शनों को पढ़ना है, उसके बाद इसमें से आपको टिक लगाना है, 1 2 3 4 कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों, इसको अपन समझते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग नाम देना चाहिए। दोस्तों, कभी भी गैर उपलब्धि, उपलब्धि यानी कि अंकों के आधार पर कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस प्रकार इनको नाम नहीं देना चाहिए। यह तो ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना, यह सही है। कक्षा शिक्षण में क्या होता है कि अधिगम प्रक्रिया को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। ये अपने आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में भी पता लगाना चाहिए, ये भी सही बात है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पलों के बारे में माता पिता के साथ अपन को क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, यानी कि शिक्षकों को माता पिता के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिए। ये भी आपके सही हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके 3 ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपके बी सी डी वाला, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीविज़न के पास एक खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह ही बदल दी है, फिर भी मैं चाबियों को लेने के लिए खूंटी के पास ही जाता हूँ। ये उदाहरण किसका है, बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके अनुबंधन। यानी कि मैंने पहले भी पिछले टेस्टों में बताया कि जब किसी भी क्रिया की पुनरावृत्ति होती है तो उसको अपन बोलते हैं अनुबंधन, यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वो खूंटी पर टांगता था, यानी कि उसकी जो बार बार की जो क्रिया होती थी रोजाना की, उसकी क्रिया खूंटी पर टांगना होती थी, यानी कि उसके साथ उसका क्या हो गया, अनुसंबंध, यानी कि संबंध हो गया। क्या हो गया, संबंध हो गया, किसके साथ, खूंटी के साथ। अब उसकी आदत पड़ गई है, आदत लग गई, तो अब उसने जगह बदल दी, लेकिन फिर भी डायरेक्ट वो कहाँ पर जाता है, उसी जगह पर चला जाता है, यानी कि उसका क्या है, उस व्यक्ति का इसके साथ अनुबंधन है। ये हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, अनुबंधन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है आपके, किसी बालक के द्वारा घर जाने के बाद अपने छोटे भाई बहनों को पीटना समायोजन रक्षा तंत्र में कौन सी रक्षा युक्ति का उदाहरण है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। प्रक्षेपण, दमन, समन और विस्थापन। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्टों में भी करवाया है। इसका आंसर हो जाएगा आपके विस्थापन। दोस्तों, विस्थापन में क्या होता है कि अपना गुस्सा दूसरे पर निकाल देते हैं, यानी कि उसको किसने पीटा, उसके शिक्षकों ने पीटा, अब वो घर जाकर उन शिक्षकों का गुस्सा किस पर निकाल रहा है, अपने भाई बहनों पे निकाल रहा है, यानी कि वो समायोजन कर रहा है खुद को। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके, विस्थापन, समायोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, एक बालक की वास्तविक आयु जो है, वास्तविक आयु जो है 8 वर्ष है, वह बिना बुद्धि परीक्षण में 110 अंक प्राप्त करता है।
यानी कि 8 वर्ष वाला कितने अंक प्राप्त करता है? 110 अंक प्राप्त करता है। तथा एक अन्य बालक है, दूसरा बालक क्या है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। वो कितने अंक प्राप्त करता है? वो भी कितने? 110 अंक प्राप्त करता है। तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु कितनी होगी, यानी कि उसकी मेंटल एज कितनी होगी? मेंटल एज जो है एमए है वो कितनी होंगी बताइए इसमें। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके 10, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो 8 वर्ष का जो बालक है आपके, उसकी भी मानसिक आयु कैसी होगी? 10 वर्ष के बालक के समान होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वो 8 वर्ष का बालक भी 110 अंक ला रहा है और 10 वर्ष वाला भी 110 अंक ला रहा है, तो कहीं ना कहीं उन मानसिकता जो है वो क्या है? इक्वल है, यानी कि समान है। जब समान है तो इसका मतलब क्या होगा? 8 वर्ष के बालक की भी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित कथनों में बाहरी अभिप्रेरणा, कौन सी बाहरी अभिप्रेरणा की विशेषता कौन सा कथन प्रकट कर रहा है बताइए इसमें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बाहरी अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके 4th नंबर का। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? मैं अपना कार्य पूरा करता हूं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शिक्षक जो होते हैं नियत कार्य को, किसी कार्य को करने के लिए क्या देते हैं? अंक देते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? बाहरी अभिप्रेरणा दी जा रही है। बाहरी, कौन सी? बाहरी। इसमें बोला गया है बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक टॉफ़ी दूंगा, किसी बच्चे को बोला एक टॉफ़ी दूंगा, आप ये दुकान पर जाके मेरे लिए कुछ सामान लेकर आ जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उसको अभिप्रेरित किया, मतलब कि बाहर से प्रेरणा दी उसको, तो उसको बोलते हैं पर बाहरी अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपके, नाड़ी शून्य। दोस्तों यहाँ पर है नाड़ी शून्य। नाड़ी शून्य ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके केनन। केनन को नाड़ी शून्य ग्रंथियां जो है उनके आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? केनन ने किया। अगला क्वेश्चन है आपके, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने के लिए अनुमति देता है। कहीं पर भी बैठ जाते हैं, जैसे कि बच्चे एक यहाँ बैठ गए, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गए, इस प्रकार बैठ जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठ जाते हैं, कुछ शिक्षार्थी जो होते हैं एक साथ ग्रुप में बनाकर बैठ जाते हैं, ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपना पाठ पढ़ते हैं। एक अभिभावक जो है उसको ये बात पसंद नहीं आई। इस स्थिति को निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शिक्षक की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगला ऑप्शन है आपके, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चों का अनुभव बदल दे। दोस्तों ये भी नहीं करना चाहिए, बच्चों का अनुभव नहीं बदलने के लिए बोलना चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, अभिभावक जो है उनको शिक्षक पर क्या करना चाहिए? विश्वास व्यक्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक अगर बच्चे को कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, उनसे बात वार्तालाप जो भी कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उसके भले के लिए करेगा। तो अपन को क्या करना चाहिए? शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। ये इसका ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? दोस्तों ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत, दोस्तों इसका आंसर तो सीधा सा है, यहाँ पर दिख रहा है करके सीखना। हमेशा ये करके जो सीखना है ज्ञान रचनात्मकता का सिद्धांत पर आधारित शिक्षण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, एक शिक्षिका 2 समान गिलास प्रदर्शित करती है, यानी कि 2 समान जो है बराबर गिलास है आपके पास, जैसे कि एक गिलास है और एक गिलास है, सेम है दोनों के दोनों, जो समान जूस की मात्रा से भरे हुए, यानी कि इसमें जो जूस है इसमें जितना है उसमें दूसरे गिलास में भी उतना ही जूस भरा हुआ है। उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती। अब इन दोनों को अलग गिलास है, एक तो है लंबा वाला और एक है छोटा वाला। देखो यहाँ पर जिसमें एक है लंबा और दूसरा है चौड़ा, दूसरा चौड़ा कर लिया अपन ने। अब इसमें ये भर दिया और इसमें भी ये भर दिया।
अब वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं कि जूस ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे वाले गिलास में क्या है, जूस ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा जूस है। शिक्षिका के बच्चों को किसकी कठिनाई है, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके विकेंद्रीकरण। दोस्तों विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु जो है उसका गुण, रंग, रूप परिवर्तन हो जाता है। होने पर भी क्या होता है, होने पर भी जो मूल वस्तु है, जो मूल वस्तु है उसके परिवर्तन के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने का प्रयास किया जाता है। जो वास्तविक ढंग से सोचने का प्रयास किया जाता है किसमें, मूल वस्तु के परिवर्तन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है, क्या किया जाता है, छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने लगता है, अपना मुंह खोलता है, तो बालक की यह क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ये क्रिया कहलाएगी आपकी रूटिंग, ये होती है रूटिंग करना। दोस्तों एक और आती है आपके बेबेंस्की। बेबेंस्की में क्या होता है कि कोई बच्चा जो होता है उसके जो तलवे होते हैं, बच्चे के जो तलवे होते हैं उनको छूने पर क्या होता है, हाथ पैर की उंगलियों को मरोड़ता है। कोई भी बच्चा देखा होगा आपने, आप उसके तलवों को छूना, स्पर्श करना, वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ेगा। ये कहलाता है आपके बेबेंस्की। क्या कहलाता है, बेबेंस्की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी, यानी कि मनोवैज्ञानिक ने दी थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके जॉन वाटसन। जॉन वाटसन ने बोला कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक माता पिता यही सोचते हैं कि उनकी संतान जीवन में सफलता को प्राप्त करें और माता पिता का नाम रोशन करें। एडवर्ड डी बोनो के अनुसार अभिभावक किस टॉप को काम में ले रहे हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके नीला टॉप। दोस्तों नीला टॉप में क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति जो होता है वो खुद के बारे में चिंतन न करके दूसरे के बारे में चिंतन करता है। यहाँ पर पिता खुद के बारे में चिंतन न करके अपनी संतान के बारे में चिंतन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन नीला टॉप। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च, देखो कुछ लोग जो होते हैं, नए लोग अगर मिलते हैं, जैसे कि आप कहीं भी गए होंगे, कोई तो ऐसे होते हैं व्यक्ति, नए जो लोग मिलते हैं उनसे बोलने में, बातें करने में हिचकिचाते हैं, यानी कि जल्दी से समायोजित नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हाथों हाथ ही उनसे जान पहचान बना लेते हैं, उनके साथ समायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन, सांवेगिक बुद्धि की प्रधानता होती है उनमें। अगला क्वेश्चन है आपके, एक बालक बाजार में किसी वस्तु को खरीदने से पहले उस वस्तु के गुण दोष फरकता है, अतः बालक द्वारा किसी वस्तु के गुण दोषों को चिंतन करना जिम्बार्डो के अनुसार कौन सा चिंतन होगा। कोई भी बालक है, खरीदने से पहले उसके गुण दोष फरकता है, तो ये चिंतन जो कर रहा है वो कौन सा चिंतन होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है आपके, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आकलन क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि कमियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक क्या कर सके, उसके अनुसार उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन होता है, देखो मूल्यांकन या आकलन जो होता है दोस्तों, जो आकलन होता है, किसी का भी आकलन जब करते हैं अपन, तो अपन उसकी कमियों और रिक्तियों को देख सकें और देखने के बाद उन कमियों को अपन क्या कर सकें, पूरी कर सकें। ये होता है आपके आकलन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार की कौन सी धारा के तहत नए विद्यालयों की स्थापना करने का प्रावधान है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 6। धारा 6 में क्या कहा गया है कि नए विद्यालयों की स्थापना आप कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, बाल विकास वंश क्रम व वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं है। उपयुक्त परिभाषा का संबंध किस वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक से है। दोस्तों इसका ऑप्शन आपके सही हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बोला कि वंश क्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, गुणनफल में, यानी कि गुणा में। अगर आपके दोनों में से एक भी अनुपस्थित रहता है, यानी कि जीरो होता है, तो आपके बालक का विकास संभव नहीं है, यानी कि दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस प्रकार इन्होंने बोला कि गुणनफल है, योगफल नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो विकास के किस अवस्था में है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके किशोरावस्था में। दोस्तों किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में क्या होता है, दिवा स्वप्न की अधिकता होती है। दिवा स्वप्न होता है कोरी कल्पना करना, यानी कि बड़े बड़े सपने देखना, इनकी अधिकता पाई जाती है और संवेगात्मक तीव्रता भी पाई जाती है। इसलिए बालक किशोरावस्था में लड़ाई झगड़े करते हुए अपन खुद को सही साबित करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है आपकी, सीखने का प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? दोस्तों बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखने का प्रतिफल का तात्पर्य है। इसका मतलब आपके ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके रिट मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड के टेस्ट 4 के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।